क्या कभी सोचा है कि कैसे एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, पूरे देश की आवाज बन सकता है? चलिए आज बात करते हैं उसी दौर की जिसे हम गांधी युग कहते हैं और जानते हैं कि कैसे एक आम वकील महात्मा बन गया। गांधी को अगर समझना है तो उनकी इस एक बात से शुरुआत करते हैं। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। सिर्फ ये एक लाइन, यही उनके पूरे जीवन और उनकी सोच को समझने की चाबी है। तो ये गांधी युग आखिर है क्या? देखिए, ये 1915 से 1947 तक का वो दौर था जब आजादी की लड़ाई कुछ गिने चुने लोगों के कमरों से निकलकर देश के गांव-गांव, गली-गली तक पहुंच गई, एक जन सैलाब बन गई। और इस सैलाब को राह दिखा रहा था सिर्फ एक व्यक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। लेकिन एक बात समझनी होगी, वो महात्मा पैदा नहीं हुए थे। ये नाम महात्मा यानी महान आत्मा, ये तो उन्हें भारत की जनता ने दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज़ादी के इस संघर्ष का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। पर कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। भारत की आज़ादी की लड़ाई की जो नींव है वो भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका में पड़ी। वहीं पर जब उन्होंने खुद अपनी चमड़ी के रंग की वजह से जिल्लत सही, तब उनके अंदर से बदलाव का एक ऐसा हथियार निकला जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। चलिए जरा इस सफर को देखते हैं। साल था 1893। एक नौजवान वकील, उसे सिर्फ इसलिए ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि उसका रंग गोरा नहीं था। ये वो पहली चोट थी। फिर देखिए 1906 आते आते वही लड़का अब अन्याय के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह शुरू करता है। और जब वो 21 साल बाद 1915 में भारत वापस आते हैं तो वो एक आम वकील नहीं थे, वो एक मंजे हुए लीडर थे जिनके पास एक आजमाया हुआ हथियार था। तो ये सत्याग्रह शब्द, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ सच बोलना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है सत्य का आग्रह, यानी सत्य के लिए डटे रहना। इसे सत्य बल या आत्मबल भी कहा गया। मतलब ये चुपचाप जुल्म सहना नहीं है, ये तो सच और अहिंसा की ताकत से अन्याय के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाना है। तो दक्षिण अफ्रीका की उस भट्टी में तप कर गांधी भारत लौटे और अपने साथ लाए वो सबसे कीमती चीज, अनुभव। अब वक्त था इस अनुभव को, इस सत्याग्रह के हथियार को भारत की जमीन पर आजमाने का। और यहीं से एक पूरे राष्ट्र के जागने की कहानी शुरू होती है। लेकिन गांधी ने आते ही पूरे देश में आंदोलन नहीं छेड़ दिया। नहीं, उन्होंने पहले छोटे छोटे मैदानों में अपने तरीके को परखा। जैसे 1917 में वो बिहार के चंपारण पहुंचे, नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए। फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों के साथ खड़े हुए और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों की आवाज बने। ये छोटी छोटी जीतें थीं, पर इन्होंने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया। और इन्हीं छोटी जीतों ने एक बड़े संग्राम की नींव रखी। ये पूरा संघर्ष आप कह सकते हैं 3 बड़े पड़ावों से गुजरा। पहला कदम था 1920 का असहयोग आंदोलन, दूसरा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर आखिरी और सबसे बड़ा प्रहार 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, दांडी मार्च। सोचकर देखिए, एक 61 साल का इंसान अपने 78 साथियों के साथ 400 किलोमीटर पैदल चलता है, सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। ये सिर्फ नमक कानून तोड़ना नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर सीधी चोट थी। और इस एक मार्च का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पूरे देश में जैसे एक लहर दौड़ गई। नतीजा 80,000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 80,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। ये आंकड़ा बताता है कि ये अब कुछ लोगों का आंदोलन नहीं था, ये जनता का सैलाब था। और फिर आया साल 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था, करो या मरो। लेकिन इसका मतलब हिंसा करना नहीं था। इसका मतलब था अब या तो हम आजाद होंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये अहिंसा के रास्ते पर सब कुछ दांव पर लगा देने का ऐलान था। लेकिन गांधी के इन आंदोलनों को सिर्फ राजनीतिक घटनाओं की तरह देखना अधूरा होगा। इन सब के पीछे एक गहरी सोच थी, एक पूरा दर्शन था। ये वो सिद्धांत थे जो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन का आधार थे। उनके इस दर्शन के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला सत्य, जिसे वो ईश्वर का ही दूसरा रूप मानते थे। दूसरा अहिंसा, यानी सिर्फ मारपीट न करना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को चोट न पहुंचाना। तीसरा स्वदेशी, मतलब अपने देश की बनी चीजों का इस्तेमाल करना ताकि देश आर्थिक रूप से भी आजाद हो। और चौथा सर्वोदय, यानी सबका उदय, सबका विकास, समाज के आखिरी इंसान की भी भलाई। और इसी स्वदेशी की सोच का सबसे बड़ा प्रतीक बना चरखा। ये बस एक धागा बनाने वाली मशीन नहीं थी,
ये अंग्रेजों पर हमारी आर्थिक निर्भरता को तोड़ने का, हमारे आत्मसम्मान का और हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां बरसों की मेहनत का फल तो मिला, लेकिन साथ में एक ऐसा जख्म भी मिला जो शायद आज तक नहीं भर पाया। देखिए, सपना क्या था? सपना था पूर्ण स्वराज का, एक अखंड आजाद भारत का। पर हकीकत क्या मिली? आजादी, लेकिन उसके साथ भारत का बंटवारा। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी देश को एक करने में लगा दी, उसे अपनी आंखों के सामने देश को 2 टुकड़ों में बंटते देखना पड़ा। आजादी मिले अभी कुछ ही महीने बीते थे कि 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। तो गांधी का शरीर तो चला गया, पर क्या उनके विचार भी चले गए? क्या उनकी बातें आज की इस भागदौड़ भरी, तनाव भरी दुनिया में कोई मायने रखती हैं? और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म कर रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हिंसा और नफरत इतनी आम हो गई है, गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों की हमें कितनी जरूरत है? ये सवाल, इसका जवाब हम सबको मिलकर